दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने फिर से सीएम योगी की पीठ पर हाथ रख दिया है। आज संसद में अचानक पहुंचकर जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर गदगद होकर बयान दिया और उसके बाद विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया गया, उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी अब फिर से योगी को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। पीठ पर हाथ रखने वाले किस्से की याद इसी से आई। खैर, उसका जिक्र आगे करेंगे हम, लेकिन अभी सवाल यह है कि क्या फडणवीस की पीठ पर भी मोदी का हाथ रहेगा, क्योंकि सत्ता के 6 महीने भी नहीं बीते हैं और यानी महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हुए 6 महीने नहीं हुए देवेंद्र फडणवीस को कह लें या बीजेपी को कह लें, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की अब मांग हो रही है। कल नागपुर में जो हिंसा भड़की, रात को शाम के वक्त 7:30 से 9:30 के बीच खासकर, और हालात जिस ढंग से बिगड़े, इसके बाद अब भी राज्य में औरंगजेब को लेकर बयानबाजी चल रही है। उसमें आरोप लग रहे हैं कि मोदी महाराष्ट्र को गुजरात जैसा बनाने में लगे हैं, लेकिन गुजरात के वक्त तो वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी और यहां तो मोदी ने कोई सलाह देना तो दूर, नागपुर पर कुछ कहा ही नहीं और संसद में केवल अपनी तारीफ करके चले आए। महाकुंभ की बात भी मोदी ने की, लेकिन जो लोग भगदड़ में मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। 2 शब्द बोल देते अगर नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसी पर, तो उनका ओहदा नीचे नहीं हो जाता। लेकिन संवेदना के 2 बोल बोलने के लिए जो कलेजा चाहिए वो शायद नरेंद्र मोदी में अब नहीं है, या पहले भी नहीं था। खैर, इधर देश की सियासत में बिहार चुनाव से पहले चिंगारी भड़कने की शुरुआत हुई है, तो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं बिहार चुनाव से पहले ही अब चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से किस तरह निजता के अधिकार पर खतरा आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और न्यू इंडिया एलओपी को कम से कम मौका मिलना चाहिए, मौका देते रहे हैं लेकिन अब नहीं दिया, यही न्यू इंडिया है। राहुल गांधी तो कुंभ पर मोदी का समर्थन ही कर रहे थे, अगर उन्हें बोलने दिया जाता तो क्या पता मोदी जी के नंबर बढ़ जाते, लेकिन यह मौका उन्होंने गंवा दिया, या शायद उन्हें राहुल के बोलने से ही डर लगता है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने विपक्ष की आवाज दबाने पर सरकार की आलोचना की और उधर राज्यसभा में सोनिया गांधी ने मनरेगा पर अपना बयान दिया। संसद के बजट सत्र में बीजेपी कई तरह से घिरी हुई है और कमजोर भी नजर आ रही है। पहले ही उसके सामने कई चुनौतियां थी, अब महाराष्ट्र के मामले में मोदी और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी खड़ी है हो गई है, और खासकर महाराष्ट्र मतलब नागपुर, जहां कल से घटना जो है वो घटी और बढ़ गई। आज उद्धव ठाकरे ने तो सीधे देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग लिया। ना मैं मुख्यमंत्री हूं, ना ही गृह मंत्री हूं, और असफलता सरकार की है, यह बात यहां उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो इतना तो तय है कि फडणवीस इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अब ऐसी कोई नैतिकता बीजेपी में नहीं दिखती है। वैसे महाराष्ट्र का असर क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, यह देखना होगा। नीतीश कुमार क्या बीजेपी के इस रवैये का साथ देंगे, यह भी एक अहम सवाल है। उधर उत्तर प्रदेश में तो आदित्यनाथ योगी ने सीधे अबू आजमी को चुनौती दे ही दी थी, आप याद कीजिए औरंगजेब के मामले में। वैसे भी महाकुंभ के बाद अब योगी जी अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत मान रहे हैं और उस पर आज मोदी का साथ भी उन्हें मिल गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नाम नहीं लिया योगी आदित्यनाथ का जब अपना बयान, अपना भाषण दे रहे थे सदन के अंदर। आपको पिछले यूपी चुनाव की एक तस्वीर याद होगी, जिसमें मोदी योगी की पीठ पर हाथ रखकर चल रहे हैं। वो तस्वीर काफी चर्चा में आई थी। उस वक्त इस तस्वीर को काफी अहम माना गया था, क्योंकि तब योगी और मोदी के बीच अघोषित टकराव की खबरें थी, लेकिन फिर मामला पीठ पर हाथ रखकर संभाला गया। अब यही देखना है कि फडणवीस के साथ मोदी इस तरह के फोटो सेशन कब करवाते हैं, या करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग में आज बैठक हुई है, एक अहम बैठक हुई, जिसमें एपिक कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की अनुमति दी गई है। यानी एपिक कार्ड जो चुनाव कार्ड का जो वोटर कार्ड का जो आपका नंबर होता है, उस नंबर को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, यानी वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ दिया जाए। इस संबंध में, इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार एपिक को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे पहले
सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने का फैसला किया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि जोड़ने का काम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही किया जाएगा। आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐच्छिक कर दिया था कि आपकी इच्छा है तो जोड़िए, आपकी इच्छा है तो मत जोड़िए। लेकिन अब आधार और एपिक के तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं उनके बीच तकनीकी परामर्श से जल्द शुरू किया जाएगा कि इसको कैसे जोड़ा जाए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर एपिक से आधार जोड़ दिया जाता है तो फिर सारे नागरिकों का डाटा चुनाव आयोग के पास होगा और इसमें निजता के अधिकार पर खतरा बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भले ही गड़बड़ी रोकने और डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए यह प्रावधान किया है, मगर यहां एक गड़बड़ी सुधारने में दूसरी के पैदा होने का खतरा दिख रहा है। एक तरफ आप गड़बड़ी ये सुधार रहे हैं कि चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो आधार कार्ड में आपका पूरा डाटा है, बायोमेट्रिक, आपके थंब के, आपके आंखों के, ये सारे डाटा वहां पर मौजूद हैं, ये सब चला जाएगा अब चुनाव आयोग के पास भी। तो ये खतरा और इस खतरा को कैसे दूर किया जाएगा यह देखना है। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ देश में लोकतंत्र को बचाना और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, ये तीनों अहम जिम्मेदारियां सरकार पर हैं। लेकिन इस समय मोदी जी अपने महिमा मंडन में लगे हुए हैं। क्या विपक्ष के लिए खुद को साबित करने का सरकार को घेरने का ये जो टाइम है, सही समय है, ये सही टाइम है? इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि जो नागपुर में हुआ, जो हिंसा भड़की नागपुर में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, या ऐसे अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़काने की कोशिश, साजिशें रची जा रही हैं। आखिर औरंगजेब के नाम पर आज की तारीख में हिंसा भड़का के क्या कुछ हासिल कर लेगी बीजेपी? बीजेपी का नाम इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यह आह्वान था, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से पूरा कुनबा जुड़ा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कहीं भी दंगा हो, हिंसा हो, वो जायज नहीं है और इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ हुआ है? नागपुर में 100 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। आजाद भारत में पहली घटना है। आखिर क्यों? इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम हमारे साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं, नागपुर से लेकर चुनाव आयोग तक। और चुनाव आयोग की जब हम बात करते हैं तो चुनावी पारदर्शिता और तमाम चीजों की बात हम करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी की जगह पे बैठे हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। जरा नाम ठीक कीजिए सबके। अमलेंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत है, प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत है, अनिल सिन्हा जी आपका स्वागत है और शकील अख्तर जी आपका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका करता हूं, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और इस चर्चा में सीधे शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं। उधर महाराष्ट्र से जुड़े हुए अनिल सिन्हा जी, उनके पास भी आऊंगा, उनसे भी समझूंगा कि आखिर नागपुर का खेल क्या है। लेकिन उससे पहले शकील जी, इधर दिल्ली से लेकर नागपुर तक जो कुछ हुआ, उसमें दिल्ली में एक तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब आज सुर्खियों में रहे, साथ साथ नरेंद्र मोदी सुर्खियों में रहे। नरेंद्र मोदी के सामने 2 अहम मुद्दे थे जहां पर वो अपनी चर्चा कर सकते थे, रख सकते थे। पहली बात कि जब आप महाकुंभ पे बात कर रहे हैं तो महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति आपने श्रद्धांजलि क्यों नहीं अर्पित की। दूसरी बात, आप इसी चर्चा में थोड़ी बहुत चर्चा तो नागपुर की कर सकते थे। एक प्रधानमंत्री होने के नाते आप अपील तो कर ही सकते थे कि शांति व्यवस्था वहां बरकरार रहे, वो नहीं हुआ। और तीसरी बात कि मणिपुर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण आज खबर यह भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक का डेलीगेशन जा रहा है नागपुर, वहां के घटनाक्रम को और नजदीक से देखने समझने। ये एक जानकारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तो कभी बात करते ही नहीं है। क्या कुछ हुआ शकील जी, आंखों देखी आपसे? अजीत जी, आज राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अपना समर्थन भी नहीं करने दिया। लोकसभा में जो प्रधानमंत्री बोले कुंभ के ऊपर, राहुल ने कहा हमारी भावनाएं भी ऐसी हैं,
कुंभ हमारे लिए भी उतने ही श्रद्धा का और उतने ही सम्मान का विषय है, लेकिन लीडर अपोजिशन को भी वहां बोलने नहीं दिया गया। हम भी वहां कुंभ के बारे में बोलते, और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि 2 शब्द जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में भी मोदी जी बोल देते। बहुत सही बात थी, लेकिन आपको याद होगा कि किसानों को श्रद्धांजलि देने की कितनी बात की, कितना किसान मारा गया किसान आंदोलन में, मोदी जी ने उनको भी श्रद्धांजलि नहीं दी और संसद में उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दी गई। विपक्ष के सारे सदस्यों ने मांग करी। तो ये जो है मृतकों के आज तक आंकड़े नहीं दिए कितने लोग मारे गए हैं। इसके अलावा राहुल ने जो खास बात कही वो ये कही कि कुंभ अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो युवा वहां गया था उसको रोजगार भी चाहिए। लेकिन उसके बारे में ही मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, न करने की बात कही। तो आज राहुल ने ये सारी बातें कह के ये बताया है कि उनका कंसर्न क्या है। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ये करती है वो करती है, जगदम्बा पाल ने जो कांग्रेस के ही थे और हवा देख के वहां चले गए थे, उन्होंने कहा साहब कि राहुल और प्रियंका वहां नहीं गए। अरे भाई, हजारों लोग नहीं गए, हजारों लोग गए हैं, इसका मतलब हो गया नेहरू गए थे। ये कोई बात होती है कि कौन गया कौन नहीं गया? जो आरएसएस के चीफ हैं भागवत जी, मोहन भागवत जी, वो नहीं गए। आप यही गिनते रहोगे? आप गिनिए कि काम क्या हुए क्या नहीं हुए। और राहुल इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा हमारी आस्था सब कुछ है, लेकिन आप युवाओं के रोजगार की भी बात कर लेते, आप वहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दे देते। जहां प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी यही कहा कि लीडर अपोजिशन को बोलने दिया जाना चाहिए था, और इस पे लोकसभा में हंगामा हुआ भारी। और उसके बाद अभी जो दूसरा शुरू हुआ है सत्र, संसद का बजट सत्र का पार्ट 2, तो उसमें आज पहली बार ऐसा हुआ कि दोपहर के बाद लोकसभा चल ही नहीं पाई, स्थगित करना पड़ी। अगर 2 शब्द राहुल को बोलने देते, राहुल पहले भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर चुके हैं, राहुल पहले भी वहां सरकार की प्रशंसा कर चुके हैं। राहुल जैसा लीडर अपोजिशन आपको मिलेगा नहीं। इनके लीडर अपोजिशन थे, वो कभी सरकार की प्रशंसा करना जानते ही नहीं थे जी। विरोध विरोध विरोध। और आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं तब भी जो है कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सत्ता पक्ष में भी कांग्रेस को नहीं भूल रहे। तो ये विपक्ष में होते तब भी कांग्रेस, सत्ता पक्ष में होते तब भी कांग्रेस। दूसरा, आपने सोनिया गांधी का जिक्र किया। सोनिया गांधी का आज का जो उल्लेख था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने मनरेगा पे अपनी बात कही है, और देखिए मनरेगा वो चीज है जो सोनिया गांधी लाई थी। उन्होंने कहा कि इसमें 4000 करोड़ रुपए की कमी है पैसे में, सरकार उसका बजट लगातार घटाती चली जा रही है मनरेगा का। और ये मनरेगा ही था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था, ग्रामीणों को स्ट्रेंथन कर दिया था, उनके पास पैसा आ गया था। जो उद्योगपति है वो आज भी कहते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी बताया कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, वो मोदी जी के दोस्त थे, वो हमने कहा कहिए मोदी जी से जाके, कह रहे वही तो नहीं कर सकते हम, कह रहे हमारे सारे कारोबार बंद हो गए, हमारा एक बहुत बड़ा जो हम चीजें बनाते हैं, जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो, उनको हम गांवों में पहुंचाते थे, गांवों की क्रय शक्ति बढ़ गई थी, वो सब खत्म हो गया। और अब मोदी जी ने क्या किया, उन्हीं गांव वालों को 5 किलो अनाज पे ला दिया। पैसा नहीं है, वो यही कहते हैं। और ये कौन कह रहे हैं, फिर याद बता रहे हैं, मोदी जी मालूम कर सकते हैं, उनको मालूम पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, देश के बड़े उद्योगपति। लेकिन वो ये कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि साहब उनसे कहने की हमारी हिम्मत नहीं है, तो हम लोगों से अपना दुख रो लेते हैं वो। तो 5 किलो अनाज जिसको मिलता है उसका पैसा नहीं है, तो कुछ भी नहीं खरीद सकता। तो आज मनरेगा की जो बात करी सोनिया गांधी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो आपने कहा कि मोदी जी बोल सकते थे नागपुर के ऊपर, वो तो मणिपुर पर भी नहीं बोले। नागपुर पे क्या बोलेंगे वो? मोदी जी कभी नहीं बोल सकते, मणिपुर पे नहीं बोल सकते, नागपुर पे नहीं बोल सकते, किसानों पे नहीं बोल सकते, कुंभ में मारे गए लोगों पे नहीं बोल सकते।
लेकिन राहुल ने कहा कि आप मुझे बोलने का मौका तो देते, मैं उनका समर्थन करता, लेकिन नहीं बोलने दिया और लोकसभा नहीं चली। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, अभी कांग्रेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जो उसके सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश इंचार्ज, वो इंदिरा भवन में मीटिंग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस का जो पूर्ण अधिवेशन है, जिसे प्लेनरी कहते हैं, जो सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, वो 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाला है। और कांग्रेस ने ये कहा अपने बेलगावी अधिवेशन में, उससे पहले बेलगावी CWC में, उससे पहले दिल्ली की CWC में। देखिए ये फोटो जो है वो ये फोटो वही है, उनके मीटिंग चल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है कांग्रेस की, जिसमें जनरल सेक्रेटरीज हैं और स्टेट इंचार्ज हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि साहब हम जो है 2025 को संगठन का साल बनाएंगे, लेकिन संगठन का साल कैसे बनाएंगे, अभी तक जो पुनर्गठन होना था उसकी प्रक्रिया बहुत आधी अधूरी हुई है, जिसे कहते हैं क्षणिक हुई है। कुछ समय पहले सिर्फ 2 जनरल सेक्रेटरी नए बनाए थे, और अब क्या कांग्रेस इन्हीं लोगों को लेके, जो पुराने लोग हैं, अपने अहमदाबाद अधिवेशन में जाएगी, अपने सबसे बड़े अधिवेशन में, और कैसे वो चेंज करेगी, क्या करेगी, इस सवाल का जवाब हम और आप नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब 2 ही आदमी दे सकते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी। वो दोनों ये तो कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस में भारी गुटबाजी है, कांग्रेस में आधे लोग बीजेपी के हैं, बहुत सारी हमारी परेशानियां हैं, मगर उन्हें दूर कैसे करेंगे, ये काम उन्हीं को करना है। तो खैर, हम ये जो जानकारी दे रहे हैं, इसके बाद जब हो जाएगी ये मीटिंग पूरी और जो इसमें से निकल के आएगा वो आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अहमदाबाद जाने से पहले कि संभवतः ये लास्ट मीटिंग, सबसे बड़े पदाधिकारी जिसे कहते हैं पार्टी के सर्वोच्च पदाधिकारी, वो यहाँ मौजूद हैं और वो बात करेंगे कि अहमदाबाद में क्या नए फैसले ले सकते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही गहमा गहमी का रहा। प्रधानमंत्री जी बोल जरूर गए, और जैसा आपने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें, 2 बातें इंपॉर्टेंट है, बड़े शॉर्ट में बता देते हैं। एक ये कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं लिया। योगी कुंभ को लेके अपनी लगातार पीठ थपथपा रहे हैं, एक उनका समर्थित मीडिया भी हो गया है, वो भी उनको सारा श्रेय दे रहा है, मगर मोदी जी ने नहीं दिया। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसके लिए अखिलेश यादव कहते हैं कि 2 इंजन हैं और 2 इंजन अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, एक इंजन दूसरे इंजन को सलाम नहीं करता, उसका जवाब नहीं देता। दूसरी जो एक खास बात है, उद्धव ठाकरे ने जो आज कहा है, वो ये कहा है कि नागपुर में RSS का मुख्यालय है। सीधे सीधे उन्होंने दंगे, उपद्रव, इसका पूरा का पूरा दोष जो है RSS पे रख दिया है। उनसे पूछा गया था कि किसका दोष है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से पूछिए, गृह मंत्री से पूछिए, मैं तो बस इतना कहता हूं कि RSS का हेडक्वार्टर है। और RSS के ऊपर विश्व हिंदू परिषद का आपने बताया कि उनका कॉल था। ये आरोप हमेशा लगते रहे कि अपनी अफवाहों के कारण वो देश में ये अवस्था फैलाती है। सरदार पटेल जिन्हें अपना सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश करते हैं, प्रतिमा बनाई है, उन्होंने कहा था उस समय के सरसंघचालक से कि आप ही लोगों के कारण जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई है। उन्होंने प्रतिबंध लगाया था RSS इसी आरोप पे। तो आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, और इस इंपॉर्टेंट दिन पे जैसा आपने कहा कि मोदी जी चाहते तो ये यूज कर सकते थे कि राहुल भी कुंभ की प्रशंसा कर दे, लेकिन शायद मोदी जी को ये लगा कि कुंभ की प्रशंसा अगर राहुल करेंगे, जो राहुल करने वाले थे, वो कहीं योगी जी के खाते में न चली जाए। तो योगी जी के खाते में जाने से बचने के लिए राहुल को बोलने ही नहीं दिया गया। जी राजीव जी। जी, राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया।